नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और मनी9 की खास श्रृंखला मनी मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इस खास श्रृंखला में हम बाजार के दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट से चर्चा करते हैं और उनसे ये जानते हैं कि शेयर बाजार में आपको अपनी निवेश की रणनीति कैसे बनानी चाहिए जिससे आपको मुनाफा कमाने में मदद मिले। चार्ट्स पर उभरती रेखाएं क्या बता सकती हैं कि बाजार में कब तेजी या गिरावट आने वाली है? क्या बाजार की एक कैंडल से ये पता चल सकता है कि निवेशकों के मन में क्या चल रहा है? क्या बाजार के इतिहास की रोशनी में भविष्य के अनुमान लगाए जा सकते हैं? ये सब कुछ संभव है टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में, और इसी दुनिया की एबीसीडी सिखाने के लिए मनी मास्टर की श्रृंखला में आज जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है रेलिगेयर ब्रोकिंग के वीपी रिसर्च अजीत मिश्रा जी। आपको बता दें कि अजीत मिश्रा जी का शेयर बाजार में 17 साल से ज्यादा का अनुभव है और इनकी बाजार के उन एक्सपर्ट्स में गिनती होती है जो बाजार को चार्ट्स के माध्यम से पढ़ने में महारत हासिल कर चुके हैं। तो चलिए चार्ट्स की दुनिया को या बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं आज के शो में। अजीत सर, मनी मास्टर की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया संदीप सर, मेरा पहला सवाल आपसे बहुत ही बेसिक है कि आखिर ये टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है सर? देखिए संदीप, मार्केट को पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं और जो मेजर तीन जो इस पे हम बात करते हैं, इस पे फोकस होता है। पहला फंडामेंटल्स, जहाँ पे कि आप चेक करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट्स क्या है, पीएनएल क्या है, उसके कैश फ्लोज कैसे हैं, और आप एक लंबी अवधि के लिए उसके बेसिस पे आप एक अंदाजा लगाते हैं। सेकंड आता है टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर आप किसी भी चीज को, मैं इसके लिए बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, किसी भी चीज को जिसको आप प्राइस फॉर्म में प्लॉट कर सकते हैं, एक ग्राफ फॉर्म में प्लॉट कर सकते हैं, उसको एनालाइज करके एक अंदाजा लगाना कि किस तरीके की पॉसिबिलिटी मूव की हो सकती है आने वाले टाइम पे, ये टेक्निकल एनालिसिस है। तो इसमें चाहे कोई इंडेक्स हो, इसमें चाहे कोई कमोडिटी हो, इसमें चाहे करेंसी हो, चाहे इक्विटी हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको हम प्राइस को इसको प्लॉट कर सकते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट में, उसको रीड करके एनालाइज करके बताना। और सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए, एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि ये एक भविष्य के बारे में बताने की जैसी चीजें हैं। तो बेसिकली कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं जिसको एक टेक्निकल एनालिस्ट रीड करता है और उसके बेसिस पे एक अजम्पशन लगाते हैं कि ये एक पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके का मूव हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, कंसिडरिंग कि पास्ट में जब ऐसा हुआ था तो इस तरीके की चीजें हुई थी। तो ये एक बेसिक प्रमाइस है टेक्निकल एनालिसिस का। देन वी हैव डेरिवेटिव्स, जहां पे कि आप देखते हैं कि ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा के बेसिस पे आप एनालाइज करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस इन अ वेरी सिंपल टर्म कि प्राइस को एक ग्राफिकल फॉर्म में रीड करना ही टेक्निकल एनालिसिस है। ठीक है, तो किसी भी कमोडिटी के, इक्विटी के, करेंसी के या किसी भी इंडेक्स के अगर आप प्राइजेस को एक ग्राफिकल फॉर्म में या एक चार्ट के फॉर्म में अगर स्टडी कर सकते हैं तो उसे आप टेक्निकल एनालिसिस कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल आसान शब्दों में टेक्निकल एनालिसिस हमें अजीत साहब ने समझाया। सर, टेक्निकल एनालिसिस किस तरह के सौदों के लिए सबसे बेहतर है? क्या ये ट्रेडिंग के लिए बेहतर है, स्विंग कॉल्स के लिए, या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सबसे अच्छा है? देखिए संदीप, यहाँ पे क्योंकि मैं काफी टाइम से इस चीज को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इनिशियली जब इसके इजाद हुई थी, या फिर कह लीजिए कि बात जब टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत से जब हम बात करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका एक नोशन जुड़ा हुआ है कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इसको बिल्कुल छोटी अवधि का नजरिया है, उसको फॉलो करना चाहिए। बट आई फील आफ्टर एक्सपीरियंसिंग मार्केट के काफी ज्यादा उतार चढ़ाव को देखने के बाद कि अगर आप इसको लंबी अवधि में भी जोड़ते हैं एज अ एग्जिट टूल, तो ये आपका काफी अच्छा काम करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका स्टाइल, सो अज्यूमिंग अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू फोकस ऑन टेक्निकल्स, आपको ज्यादा वेटेज उसी को देनी पड़ेगी। फंडामेंटल टेक्स अ बैक सीट बिकॉज आपके पास स्टॉप लॉसेज हैं, आप एग्जिट कर सकते हैं उसके बेसिस पे, एंड दैट ओनली कम्स थ्रू द हेल्प ऑफ चार्ट्स। वो फंडामेंटल में आपके पास स्टॉप लॉसेज नहीं होते, वहां पे जब तक कि रेशनल नेगेट नहीं होता तब तक आप पोजीशन को होल्ड करते हैं। तो ट्रेडर के लिए तो ऑब्वियसली ये है ही, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो चाहे पोजिशनल ट्रेडर हो। इन्वेस्टर के लिए एज अ सिग्नल्स आप अगर फॉलो करते हैं तो एग्जिट थोड़े से बेटर हो सकते हैं, ये मेरा मानना है, ये क्योंकि मैंने खुद इसको अप्लाई करके देखा हुआ है। बट जो इनिशियली अगर बात करें तो ऑब्वियसली एक पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करना।
ठीक है, तो एक पोजिशनल ट्रेडर या तो फिर एक जो स्विंग ट्रेडर होता है उसके लिए तो टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी कारगर साबित होती है, उनके लिए काफ़ी अच्छी साबित होती है। और कोई एक अगर लंबी अवधि का निवेशक भी है तो उनके लिए भी एक संकेत के तौर पे कि आप एग्जिट कहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे कुछ इंडिकेशंस टेक्निकल एनालिसिस से मिलते हैं। ऐसा पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत इनका तजर्बा है अजीत सर का, जो हमें वो बता रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सर, किसी एक टेक्निकल एनालिस्ट के लिए खबरें या तो फिर जो बड़ी घटनाएं होती हैं और वो कितनी मायने रखती हैं सर? देखिए, यहाँ पे एक बेसिक प्रमाइस है कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। तो जो भी है वो प्राइस में ऑलरेडी है। तो कभी कभार यस, शॉक सरप्राइजेस होते हैं मार्केट में। उसका रिएक्शन होता है कि जैसे कि आप एक तेजी का ट्रेंड देख रहे हैं, बट अचानक से ही मार्केट का मूड बदल जाता है और आप देखते हैं कि गिरावट हावी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से प्राइस में डिस्काउंट नहीं होता है। इन अ वे आप देखेंगे कि या तो प्राइस उससे पहले डिटरेट होना शुरू हो जाएगा, जो मोमेंटम था वो डिटरेट होना शुरू हो जाएगा, एक्चुअल रिवर्सन शायद ना हो, उस टाइम तक का वेट करेगी जब न्यूज। तो एक एक रिएक्शन, नीजक रिएक्शन जरूर हो सकता है। बट डिपेंडिंग अपॉन, जैसे कि हम अगर एक ब्रॉडर इंडाइसिस की बात कर रहे हैं या फिर हम बेंचमार्क की बात कर रहे हैं, तो उनमें आप ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक यस, उसका काफी इंपैक्ट होता है, बिकॉज अर्निंग सीजन में है हम, तो इसी टाइम पे सबसे ज्यादा कॉशन रखने की जरूरत होती है। जहाँ पे कि आप देख रहे होते हैं कि स्टॉक में काफी अच्छी मूव आ रही है और अचानक से ही रिजल्ट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन नहीं आया और स्टॉक में रिएक्शन आया। तो ये कुछ एक फैक्टर जरूर होते हैं। साथ ही साथ कोई बड़ी न्यूज जैसे कि कोविड हिट हुआ या फिर ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ, तो उसमें आपको इंडिकेशन जरूर मिलते हैं। बट हाँ, फर्स्ट हैंड पे आपको देखने पड़ते हैं, प्राइस में वो चीजें नहीं आएंगी। वो आपको जो इंडिकेटर्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, वो आपको इंडिकेशन देते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रेंड डिटोरेट हो रहा है, जो इस साइड का भी मूव है वो डिटोरेट हो रहा है और आपको देखने की जरूरत है, और आपको थोड़ा सा कॉशन रखने की जरूरत है। बिल्कुल, खबरें काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं टेक्निकल एनालिस्ट के लिए। काफ़ी सारे इंडिकेटर्स होते हैं, उन इंडिकेटर्स के बारे में अजीत सर मैं आपसे आगे समझूंगा भी कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, ट्रेंड बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले सर, ऐसा बोलते हैं कि किसी शेयर या तो फिर बाजार में बड़ी गिरावट या तेज़ी चार्ट्स पर पहले ही इंडिकेट हो जाती है, जैसे आप अभी इंडिकेट कर भी रहे थे। ये कितना हद तक सही है सर? देखिए, ये सिर्फ बहुत जो टेक्निकल एनालिस्ट को फॉलो करते हैं वो समझ पा रहे होंगे इस चीज को, जो मैं कहने वाला हूँ कि जब आप कोई भी चीज करने वाले हैं, खासतौर से मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, हमारी मार्केट में उनका काफी ज्यादा प्रभाव रहता है। तो वो हमारी तरह नहीं कि एक छोटी सी क्वांटिटी उनको बाय करनी है, उनको लंबी अवधि तक एक्यूमुलेट करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो जिस तरीके से वो टाइम लेते हैं, ड्यूरिंग द मंथ्स वो बाय करते जा रहे हैं, बाय करते जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक प्राइस पैटर्न फॉर्म होगा। सिमिलरली जब वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब उनको बेचना होता है तो दे डिस्ट्रीब्यूट, वो एक गो में सेल नहीं करते, और अदरवाइज प्राइस क्रैक हो जाएंगे और उनका नुकसान काफी ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको प्राइस में दिखती हैं कि आप कितने लेवल के चार्ट्स को फॉलो कर रहे हैं उसके बेसिस पे। ऑब्वियसली इंट्राडे और इन सब चीजों में तो आपको विपशॉस आप प्ले कर रहे हो, मींस स्पेकुलेशन को ट्रेड कर रहे हो। बट अगर आप लंबी अवधि में देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर अंदाजा लगता है कि किस तरीके के बिगर मूव्स आने वाले हैं मार्केट में। तो वो बिल्कुल क्लियरली आप टेक्निकल एनालिसिस को अगर सही से रीड करते हैं तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर सही से कोई रीड करता है टेक्निकल एनालिसिस के जरिए, तो जब बाजार में या तो किसी शेयर में जो बड़ा मूव आने वाला होता है वो पहले ही चार्ट्स पे नज़र आ जाता है। अच्छा सर, बहुत एक बेसिक सवाल ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसको लेके मतलब आमतौर पे हम कई बार चर्चा करते हैं, ये क्या होते हैं और ये कितने महत्वपूर्ण होते हैं? देखिए संदीप जी, इसको मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझाने वाला हूँ, मार्केट से थोड़ा सा अलग होके। सपोर्ट ये हुआ कि जैसे आपके हाथ में एक गेंद है, एक बॉल है, जिसको आप फ्लोर पे अगर थ्रो करते हैं और वो बाउंस करती है जिस एरिया को, जिस फ्लोर पे टच करके, वो आपका सपोर्ट हो गया। और वही उस बॉल को अगर आप ऊपर रूम में बैठे हैं और उसको उछालते हैं तो सीलिंग को टच करके आता है और फिर वो नीचे आ जाता है, तो वो आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो सीलिंग आपका रेजिस्टेंस हो गया और जो बॉल जहां से टच करके बाउंस कर रही है वो आपका सपोर्ट हो गया। तो जहां पे भी आप देखेंगे कि गिरते हुए मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होता है, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि केवल विदाउट द यूज ऑफ टेक्निकल सॉफ्टवेयर उनको पता होता है कि इस लेवल के अराउंड पे बाइंग आएगी। क्यों? क्योंकि पास्ट में भी इन लेवल्स के पास पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था या स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। तो ब्रॉडली जहां पे भी आपका बाइंग इमर्ज हो वो आपका सपोर्ट है। जहां पे आपको देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर जहां पे पास्ट में रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस जहां पे सेलिंग प्रेशर आया है, वो आपका रेजिस्टेंस एरिया होता है।
चलिए ठीक है, जहाँ पे आपको बाइंग इंटरेस्ट दिखता है लोअर लेवल्स पे, वो एक सपोर्ट के तौर पे होता है, और जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन या तो फिर बिकवाली दिखती है वो एक रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे आप देख सकते हैं किसी शेयर, करेंसी या फिर आप इंडेक्स की बात करें तो। अच्छा सर, ये तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात हो गई, इसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस में मूविंग एवरेजेस का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है, और ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर पे 10, 20, 50, 200 ये एवरेज सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, थोड़ा इनके बारे में भी समझाइए सर। देखिए, मूविंग एवरेजेस कुछ ज्यादा नहीं है, बेसिकली आपको ट्रेंड बताते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड में मार्केट है। और जब हम बात करते हैं मल्टीपल मूविंग एवरेजेस की, तरफ जितना टाइम कम छोटा होता जाएगा उतना शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए आप ट्रेंड के लिए एक अंदाजा लगाने के लिए उसको यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि 10 दिन का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप 2 हफ्ते में किस तरीके का ट्रेंड रहा है मार्केट में, बिकॉज 5 दिन मार्केट ट्रेड करती है, तो 10 दिन आपके लास्ट 2 वीक के एवरेज को। तो बेसिकली ये होता क्या है, टू बी प्रिसाइज, कि बहुत सारे टाइप के होते हैं इसमें, बेसिकली सिंपल, वेटेड, एक्सपोनेंशियल। मैं सिंपल मूविंग एवरेज की अगर बात करूं, जैसे कि अगर आपका लास्ट 10 दिन में जो भी कोई स्टॉक, इंडेक्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेड हुआ उसके प्राइस को आप ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो 11th डे पे आप उसको प्लॉट कर देते हैं एज ए एवरेज। और जिस तरीके से आपका ये प्राइस एक्शन आगे बढ़ता जाता है, उस तरीके से आपकी एवरेज चेंज होती जाती है। लास्ट 10 दिनों को आप पिछले वाला दिन ही करें, फर्स्ट को हटा देंगे आप, उसके बाद सेकंड से शुरू हो जाएगा और 11th तक रख लेंगे। तो एक इन अ वे एक लाइन फॉर्म होती है जो कि बताती है कि प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ होगा ऑब्वियसली, तो आपको मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएगी। यहाँ पे आप देखेंगे एक रेंज में ट्रेड कर रहा है तो आपको मूविंग एवरेज फ्लैट होते हुए नजर आएंगे। जहीं पे आप देखेंगे कि प्राइस में अब नीचे गिरावट की तरफ आनी शुरू हो गई है, तो ये भी आपको एक उसी तरीके के सिग्नल देगा। तो जब हम बात करते हैं खासतौर से 200 दिन की और 100 दिन की, तो बेसिकली 200 दिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है। एक अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए, 200 दिन का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज लगाइए, ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट मत करिए। जो भी स्टॉक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है उसको आपको अवॉइड करना है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं। तो ये आपको एक फर्स्ट बेसिक पता होना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। और डेली चार्ट पे आपको 200 दिन का एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। जब तक कि स्टॉक उसके ऊपर है, तो ये 200 दिन दिखाता क्या है कि लॉन्ग टर्म में किस तरीके का ट्रेंड रहा है स्टॉक का। तो अगर जिसका लॉन्ग टर्म में पिछले 1 साल में अगर आप किसी ने स्टॉक लिया है और नुकसान में है, तो वो 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा। तो जब भी प्राइस एक्शन दोबारा से उस लेवल के पास आएगा तो वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम कहते हैं कि जब भी 200 दिन के एक्सपोनेंशियल के एवरेज के ऊपर है और मूविंग एवरेजेस भी आपका ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रही हैं, तभी आप उसको लॉन्ग के लिए देखिए अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं। सिमिलरली इन्वेस्टर्स भी उस तरीके से यूज करते हैं इसको कि अगर मार्केट की गिरावट में उनके शेयर में कितना गिरावट आई, किस क्वांटम में गिरावट आई, क्या वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे गए कि नहीं गए, तो ये सारे फैक्टर बेसिकली डिसाइसिव होते हैं एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर के लिए। तो बट टू स्टार्ट विद मैं कहूंगा कि ज्यादा आप चार्ट को कॉम्प्लिकेट मत करिए 10-15 मूविंग एवरेजेस लगा के, बिकॉज वो ज्यादा एनालिसिस एक्शन नहीं लेने देगा आपको। तो एक 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के एक अंदाजा मिलेगा आपको कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है और उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को प्लान करें। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कोई भी अगर नए तौर पे अगर टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कर रहा है तो 200 दिन का जो एवरेज है, 200 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसे हम 200 DMA भी कहते हैं, वो 1 साल के जो एवरेज प्राइसेस हैं उसको इंडिकेट करता है। जो स्टॉक्स उस लेवल के नीचे हैं उनको आपको जनरली अवॉइड करना चाहिए अगर आप छोटी अवधि के लिए ट्रेडिंग के तौर पर शुरुआत कर रहे हैं। उनके ऊपर जो स्टॉक्स हैं उनके लिए आप देख सकते हैं कि आप ट्रेडिंग की शुरुआत उनमें कर सकते हैं। एक बड़ा इंडिकेटर है जो कि दर्शाता है कि आपको किन स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं आप और किन को आपको अवॉइड करना चाहिए, ताकि आपका जो घाटा है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाए या तो फिर पूरी तरह से एलिमिनेट हो सके। सर, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझ लिए, आपने हमें जो मूविंग एवरेज हैं वो भी बता दी और खासतौर पे जो 200 DMA का इंपॉर्टेंस है वो भी हमने जान लिया। आपने बीच में डेली चार्ट्स की बात करी थी। इनफैक्ट मैं आपसे चार्ट्स को लेके एक सवाल लेना चाह रहा था कि वैसे तो सर कई तरह के चार्ट्स होते हैं जिसमें कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स होते हैं, बार चार्ट्स होते हैं, लाइन चार्ट्स होते हैं, लेकिन इनमें सर अंतर क्या होता है? ये जो तीनों तरह के चार्ट्स की मैंने बात करी, और कौन से चार्ट्स सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं आपके हिसाब से? तो देखिए यहाँ पे संदीप जी बड़ा एक हाइपोथेटिकल चीज है, बिकॉज मैं कैंडलस्टिक को यूज करता हूँ और बाहर अगर आप देखेंगे तो यूएस और ज्यादातर मार्केट में जो भी ज्यादा एनालिस्ट होते हैं वो आपको बार चार्ट यूज करते हुए नजर आएंगे। लाइन चार्ट तो बेसिकली इन सिंपल वे जो भी क्लोजिंग्स होती हैं स्टॉक की,
उसको भी केवल अगर आप एक डॉट डॉट करके उसको एक किसी भी ग्राफ पे प्लॉट कर लें, किसी नॉर्मल ग्राफ पे भी आप प्लॉट कर लेंगे और उसको केवल क्लोजेस को ऐड कर देंगे तो एक लाइन जो बन के आएगी वो आपका लाइन चार्ट होगा। उसमें केवल और केवल आपका क्लोज कंसिडर किया अच्छा। जाता है। बट बोथ इन बार एंड कैंडलस्टिक आपका ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये चारों ही चीज इंपॉर्टेंस रखती है। और कैंडलस्टिक का मेरा यूज करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे आपको ना केवल ओवरऑल चार्ट पैटर्न की जरूरत नहीं है, आपको शॉर्टर ड्यूरेशन पे एक कैंडल, दो कैंडल या फिर 5 कैंडल, 10 कैंडल का एक कॉम्बिनेशन देख के भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड होने वाला है, जब तक कि एक ब्रॉडर ट्रेंड इमर्ज नहीं हुआ हो। तो कैंडलस्टिक आपको एक साइड में अब मैं कह सकता हूं इस तरीके से कि एक अंदाजा देता है कि जब तक कि कोई एक ट्रेंड नहीं है, जब तक कि कोई एक क्लियर पैटर्न नहीं है, कोई मेजर कोई सिग्नल नहीं है, तब तक आप इसको भी फॉलो करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कैंडलस्टिक में जैसे मैंने बताया कि ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये चारों ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। और ऑब्वियसली कलर्स, इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से आप उसमें उसको प्लान करते हैं चार्ट को। तो ग्रीन जो आप देखते होंगे कहीं पे भी, अगर वेबसाइट पे आप चेक कर रहे हैं या फिर सॉफ्टवेयर में चेक कर रहे हैं, तो ग्रीन कैंडल्स मीन्स कि स्टॉक नीचे खुला और पॉजिटिव बंद हुआ, और वहीं पे रेड कैंडल मीन्स कि स्टॉक ऊपर खुला था ड्यूरिंग द डे और लास्ट में एंड में नेगेटिव पे बंद हुआ। तो इनके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनको यूज करके आप एक एनालाइज कर सकते हैं इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑल्सो, कि बिल्कुल एक दिन में या 2 दिन में किस तरीके का मूव होने वाला है मार्केट में। ठीक है, तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स जो कि भारत में ज़्यादातर, और अजीत सर भी जैसे कह रहे हैं कि वो इस्तेमाल करते हैं, जो बार चार्ट्स हैं वो यूएस में इस्तेमाल होते हैं, और जो लाइन चार्ट होते हैं वो केवल जो क्लोजिंग भाव होते हैं उनकी अगर आप जोड़ दें उनको, तो जो लाइन बनती है उसको लाइन चार्ट कहते हैं। लेकिन ये जो कैंडलस्टिक्स और जो बार चार्ट्स होते हैं उसमें ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये चारों चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिहाज से, जैसा हमें अजीत सर समझा रहे हैं। सर, एक बहुत ही फेमस कह सकते हैं कि एक विषय है जिसे हम फिबोनाची या कुछ लोग फिबोनाकी भी बोलते हैं। ये जो फिबोनाकी रिट्रेसमेंट है, ये टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में बहुत फेमस टर्म है, तो ये कितना महत्वपूर्ण है, और थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, ये जैसे कि हम मार्केट में बात करते हैं कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करता, एक ट्रेंड होता है। ट्रेंड में आपको गिरावट भी आएगी, फिर ऊपर जाएगा, और इसी तरीके से बेसिकली एक वेव फॉर्म में मार्केट ट्रेड करता है, चाहे वो तेजी में हो, चाहे वो मंदी में हो, चाहे वो रेंज में हो। तो फिबोनाची आपको एक रिट्रेसमेंट्स या फिर एक्सटेंशन, 2 तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। एक इंडिकेटर जो बेसिकली आपको बताता है कि जो पहला लाइन ऑफ सपोर्ट क्या होगा, डिपेंडिंग कि जब पास्ट में ये पूरा मूव हुआ था, लेट्स से कि आप 18,600 पे हैं इंडेक्स में और 15,200 का जो लो बनाया निफ्टी ने, तो अगर आप इस दोनों लेवल को जोड़कर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करेंगे, तो आपको बताएगा वो कि पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मार्केट का जब वो रिकवरी दिखाएगा तो वो कहाँ पे फेस करेगा। तो ये बेसिकली जो ये प्रिंसिपल है वो इजाद किया गया था कि हमारे सराउंडिंग में या फिर साइंस में बहुत सारी चीजों में आप इस चीज का एक कॉमनैलिटी देखेंगे कि कोई भी चीज इन्हीं लेवल्स के अराउंड पे ही जाके सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेती है। तो जो इसमें लेवल्स हैं, चाहे वो 23% का हो, फिर 50%, फिर 78 पॉइंट समथिंग, तो इस तरीके के लेवल्स बेसिकली इसमें प्री डिफाइंड है। तो जब भी रिकवरी आएगी या फिर जब भी स्टॉक गिर रहा है तो कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए इस टूल का यूज करते हैं कि शायद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये होगा, 23% पे जाके रुकेगा या 50% पे। तो इसमें एक एजम्पशन ये होता है कि 50% से ज्यादा अगर स्टॉक रिट्रेस कर गया अपने हाई से एज पर दी फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो उसमें चांसेस ऑफ रिकवरी बहुत डल हो जाएंगी। यहीं पे अगर स्टॉक केवल 23% अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आके रिकवर कर जाता है, तो इट मींस द ट्रेंड इज इंटैक्ट और यहाँ से आपको तेजी बढ़ते हुए मिलेगी। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में भी इसी तरीके से कि अगर 50% रिकवर नहीं कर पाता है तो दोबारा से ट्रेंड नेगेटिव साइड पे रिज्यूम हो सकता है। तो ब्रॉडली आप एक तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टूल की तरह ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एक टूल के तौर पे ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है उसका इस्तेमाल होता है।
इसमें कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे सर हमें बता रहे हैं कि 23%, 50%, इन लेवल्स तक अगर स्टॉक रिकवर होता है या गिरता है तो इसके अलग अलग मायने हैं जो कि हमें सर बता रहे हैं, इनको आपको ध्यान में रखना होता है। सर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लिया, हमने जो कुछ और इंडिकेटर्स हैं, हमने फिबोनाची के बारे में भी समझ लिया, लेकिन कुछ और इंडिकेटर्स भी होते हैं। वैसे तो कई तरह के इंडिकेटर्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। अगर 2 या 3 बहुत अहम जो इंडिकेटर्स होते हैं उसका सेट बनाना है तो वो कौन से होंगे? मतलब कि कुछ आसान हो, जो सबकी समझ में आ सकें और जो इंपॉर्टेंट भी हों, ऐसे 2-3 इंडिकेटर्स बताइए। देखिए, ये संदीप जी बड़ा हाइपोथेटिकल है, बिकॉज मैं अगर किसी चीज को यूज कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि शायद वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। बट एक ब्रॉडली जो मैं कहता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट है एक इन्वेस्टर के लिए, एक ट्रेडर के लिए जानना, वो मूविंग एवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। जब तक कि आप एक ट्रेंड के बारे में आप प्राइस देख के भी जान जाते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना एक अंदाजा लगाना पड़ता है। बट मूविंग एवरेज लगाने के बाद आप प्लॉट कर देते हैं तो एटलीस्ट आपका काफी काम हल्का हो जाता है। आप एक स्कैन करने में कि मेरे को कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है। आज के टाइम पे जैसे 200 स्टॉक्स अवेलेबल हैं एफएनओ में, तो अगर मैं एक अपने काम को आसान करना है, अगर मैं एक मूविंग एवरेज प्लॉट कर देता हूं तो मुझे जिन स्टॉक में भाई वो 200 डीएमए ईएमए के नीचे है उनको मैं ट्रेड नहीं करूंगा लॉन्ग साइड पे, तो आपका काम आसान हो गया। तो ये एक ऐसा टूल है जो कि काफी हद तक मेरे हिसाब से कारगर है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे तजुर्बे में मैं कह सकता हूँ, थोड़ा बहुत जितना भी एक्सपीरियंस है मुझे, सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्शन है। तो देखिए, जो प्राइस में जो भी मूवमेंट हो रही है, अगर वो वॉल्यूम में सेम कंफर्मेशन नहीं हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। मींस अगर तेजी आ रही है बट वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं स्टॉक में, तो थोड़ा ध्यान रखिए कि हो सकता है कि वो फेलियर हो जाए, ब्रेकआउट या जो मूव है वो फिजल आउट हो जाए। तो दूसरा इंडिकेटर मेरे हिसाब से वॉल्यूम पे आपको जरूर फोकस होना चाहिए। केवल प्राइस मत देखिए कि स्टॉक भाग रहा है, उस भागने में कितना वॉल्यूम आ रहा है, किस तरीके से पार्टिसिपेशन है, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और लास्टली देखिए, बहुत सारे लीडिंग इंडिकेटर्स कहते हैं, जैसे हम मूविंग एवरेज की बात करें, एक लैगिंग इंडिकेटर है क्योंकि प्राइस पहले मूव होता है उसके बाद ये फॉर्म होता है। लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो कि आपको एक अंदाजा देते हैं, जैसे मैं पहले भी बता रहा था आपको कि मार्केट में बड़ी गिरावट से पहले कुछ एक इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको एक अंदाजा देते हैं। तो उसमें जैसे आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का जो इंडिकेटर है, वो आपको डाइवर्जेंस दिखाता है। तो एक धारणा है लोगों में कि ये इंडिकेटर, ऑब्वियसली जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं शायद उनके लिए ये कंसेप्ट थोड़ा एलियन हो, बट जो थोड़ा बहुत समझते हैं इसको, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो इंडेक्स है आरएसआई, उसको लोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लिए यूज करते हैं कि अगर ये 70 के ऊपर गया तो ये मार्केट ओवरबॉट है और यहाँ से गिरावट आ सकती है, और 30 के नीचे गया तो मार्केट ओवरसोल्ड है और यहाँ से बाइंग आएगी। तो जो बेसिकली इज नॉट द राइट यूज, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इसको आप डाइवर्जेंस के लिए यूज करें कि अगर स्टॉक का प्राइस या फिर इंडेक्स का प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे आप आरएसआई पे देख रहे हैं कि इसने अपने लोअर हाइज बनाने शुरू कर दिए हैं, मींस आपका इंडिकेटर में वो सेम चीज रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है जो कि प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कहीं ना कहीं ट्रेंड डिटेरेट हो रहा है, प्रॉब्लम आ सकती है मार्केट में। प्राइस रिवर्सल शायद 10 दिन बाद हो, चाहे 15 दिन बाद हो, चाहे महीने भर बाद हो, चाहे साल भर बाद हो, ये पॉसिबिलिटी रहती है कि डाइवर्जेंस आया है तो ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो थोड़ा कहीं ना कहीं कॉशियस हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यूजुअली क्या देखते हैं, या तो वो स्टॉक या इंडेक्स रेंज बाउंड हो जाता है या फिर वहां करेक्शन आती है, तो वो सेम ट्रेंड मेंटेन नहीं होता। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि आरएसआई भी सेम मूव को रिज्यूम कर लेती है। तो ये 3 इंडिकेटर टू स्टार्ट विद अगर आप करते हैं तो। बट अगेन मैं ये बोलूंगा जो मैंने शुरुआत में बोला कि इट्स वेरी हाइपोथेटिकल, जो मुझे समझ आता है, जो मेरे लिए काम करता है, जरूरी नहीं है आपके लिए काम करे। तो आपको हिट एंड ट्रायल देखना है कि किस तरीके से आपको क्या चीज सूट करती है, आपके ट्रेडिंग स्टाइल में क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाखों इंडिकेटर हैं हमारे पास व्हेन इट कम्स टेक्निकल एनालिसिस। तो आपको ट्रेडिंग स्टाइल में क्या चीजें चाहिए सपोर्ट करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। बट मूविंग एवरेज और वॉल्यूम्स ये मेरे हिसाब से कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, आपने 3 इंडिकेटर्स बताए सर, मैं 2 नोट कर पाया, एक तो प्राइस वॉल्यूम और दूसरा आपने आरएसआई बताया, तीसरा क्या बताया सर आपने? मूविंग एवरेजेस इज समथिंग व्हिच इज क्रिटिकल। मूविंग एवरेज जो आपने बोला कि लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं जो, नहीं, मूविंग एवरेज इज लैगिंग, बिकॉज लैगिंग का मतलब क्या हुआ कि जो प्राइस एक्शन होने के बाद इसमें मूव आता है। लीडिंग इंडिकेटर वो हुए जहां पे कि आपको एक अंदाजा मिलता है कि पॉसिबल ये है कि ये ट्रेंड डिटेरेट हो रहा है या फिर ये ट्रेंड मजबूत हो रहा है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन होने के बाद जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको लैगिंग इंडिकेटर्स बोलते हैं, और जो प्राइस
पैटर्न फॉर्म होने के पहले जो इंडिकेटर्स हमें आते हैं हमारे सामने, उनको लीडिंग इंडिकेटर्स बोलते हैं, जो कि प्राइस एक्शन होने से पहले हमें इस चीज़ का अंदाज़ा देते हैं कि इस तरह का प्राइस एक्शन हो सकता है। अच्छा सर, ये भी बताइए कि हायर हाइज हायर लोज या तो फिर लोअर हाइज लोअर लोज, ये भी काफ़ी फेमस हैं जहाँ तक टेक्निकल एनालिसिस की बात है, तो इनको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं और इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए संदीप जी, यही सार है पूरे डिस्कशन का मेरे हिसाब से, कि जब तक कि आप आप देख रहे हैं कि कोई भी स्टॉक इंडेक्स तेजी में, अगर आपको तेजी को कंफर्म करना है तो उसको अपने प्रीवियस लो से ऊपर एक लो बनाना पड़ेगा और प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बनाना पड़ेगा। तो आप एक क्लियरली एक ट्रेंड स्टेब्लिश करेंगे जहां पे आपको पता लगेगा कि एक हाँ तेजी बनी हुई है। मतलब जो कहावत है कि भाव भगवान छे, तो वो एग्जैक्टली वही है कि जब तक भाव में चेंज नहीं हुआ, मेरा इंडिकेटर चाहे कुछ भी कह रहा हो कि यहाँ पे मार्केट डिटेरेट हो गई है, ट्रेंड डिटेरेट हो गया है, शायद मैं कॉशियस हो जाऊंगा, बट क्या मैं उसके लिए रिवर्स पोजीशन ले लूंगा? नहीं लूंगा, जब तक कि मेरा प्राइस उस चीज को कंफर्म नहीं करेगा। तो जब तक कि ये ट्रेंड इंटैक्ट है, चाहे वो ऊपर का है चाहे नीचे का हो, आपको उसी डायरेक्शन में चलना है। मैं लाइव एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ आपको। ये हम जब गिरावट देख रहे हैं इंडेक्स में, निफ्टी में गिरावट देख रहे हैं 18,600 के बाद जो रिकॉर्ड हाई बना था, उसके बाद से मार्केट में गिरावट देख रहे हैं। तो अगर 18,600 के बाद जो मार्केट में निफ्टी में जो नेक्स्ट हाई बना था, जो काफी डिसाइसिव हाई बना था, वो जनवरी में बना था करीब 18,350 के अराउंड पे। और उससे पहले बीच में एक जो लो बना था वो करीब 16,400 के अराउंड पे बना था इन द मंथ ऑफ दिसंबर। उसके बाद फिर मार्केट ने जब जनवरी के हाई के बाद 18,350 के हाई के बाद जो नेक्स्ट लो बनाया, वो उसने बनाया करीब 15,670 के अराउंड पे इन द मंथ ऑफ मार्च। उसके बाद एक काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी बाजार ने, और इन द मंथ ऑफ अप्रैल हम दोबारा से 18,100 तक के लेवल तक गए। इसके बाद जो गिरावट आई, इस गिरावट में इन द मंथ ऑफ मई, यहाँ पे हमने मार्च के लो को पेनिट्रेट नहीं किया जो कि हमने प्रीवियस बनाया था, और उसके बाद एक हमने रिबाउंड देखा। बट फाइनली इस रिबाउंड में जो प्रीवियस हाई जो हमने बनाया था 18,100 का, वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं, 16,800 के लेवल को भी क्रॉस नहीं कर पाए। और हमने फिर दिखा कि मार्केट में एक डिक्लाइन आया 15,200, जो कि एक नया लो बना। तो अभी तक पूरे मार्केट का जो केवल प्राइस पे अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। ये चेंज कब होगा? ये चेंज ये तब होगा जबकि 16,800 जो कि प्रीवियस हाई है इंडेक्स ने जो अभी हाल फिलहाल में बनाया था इन द मंथ ऑफ जून, इसको हम क्रॉस कर देंगे तो हम कहेंगे कि हाँ भाई, ये शॉर्ट टर्म में जो ये चलता आ रहा था ट्रेंड, ये कि जहाँ पे कि लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे थे, ट्रेंड डाउन था, वो रिवर्स हो जाएगा। बट ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक हायर लो भी चाहिए होगा। बट मैं अज्यूम यही कर रहा हूँ कि 16,800 को ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट टाइम गिरावट होगी तो ऑब्वियसली एक लो जो हायर साइड भी बनेगा 15,200 तक शायद अटेम्प्ट ना करे। तो ये एक सिंपल वे ऑफ एनालाइजिंग प्राइस एक्शन यही होता है कि जहाँ पे आप इन चीजों को ध्यान रखें, बेसिक चीजों को ध्यान रखें, ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें इंडिकेटर्स, उसके साथ प्राइस एक्शन पे बेसिकली आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, प्राइस एक्शन पे ज़्यादा फोकस रखें, ज़्यादा इंडिकेटर्स से कंफ्यूज ना करें। लेकिन हाँ, ये जो हायर हाइज और लोअर हाइज लोअर लोज ये जो हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टॉक के लिए या किसी भी इंडेक्स के लिए। और इसी से ही सर कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन्स हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उनकी भी शुरुआत होती है। तो टेक्निकल एनालिसिस की जो ABCD है वो ट्रेंड लाइन से कहीं ना कहीं शुरू होती है। सही ट्रेंड लाइन क्या उसी को मानते हैं जहां पर स्टॉक या कोई भी इंडेक्स या करेंसी या कमोडिटी मैक्सिमम टाइम आकर बाउंस करता है या तो फिर वहां से गिरता है? बिल्कुल सही। देखिए, इससे अच्छी डेफिनेशन नहीं हो सकती है, बिकॉज जहां पे भी आप देखते हैं कि एक प्राइस में गिरावट के टाइम पे या फिर एक जब ऊपर जा रहा है उस टाइम पे, कहीं पे भी जहां पे भी मल्टीपल टाइम वो आके तो देखिए, मूविंग एवरेज तो जैसे हमने बताया ना कि एक लाइन फॉर्मेट में होती है, बट जरूरी नहीं है प्राइस उसी तरीके से एकदम वर्टिकली ट्रेड करे। तो उसके लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आपके पास एक एडिशनल टूल है जिसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं, जहां पे कि आपको एक हर तरीके का एक वेरिएशन मिल जाता है कि आप 45 डिग्री पे देख रहे हैं प्राइस को चढ़ते हुए, या 80 डिग्री पे या 90 डिग्री पे। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, आपको कोई मूविंग एवरेज में जो सपोर्ट आएगा वो बहुत नीचे का आएगा अगर प्राइस ने एक्शन बहुत शार्प दिखाया है तो उसके लिए आपका ट्रेंड लाइन एक अच्छा सपोर्ट, एक स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करने के लिए अच्छा टूल हो जाता है कि जब एक लेट्स से कि ऑलमोस्ट वर्टिकल राइज हुआ है फ्रॉम 50 to 100, तो अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो वो बहुत ग्रेजुअली उस चीज को एक्सेप्ट करेगा
वो उसका स्टॉप लॉस अभी भी शायद 80 के अराउंड पे आके बनेगा, अगर आप मूविंग एवरेज के बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए उस चैलेंज को हम एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, तो वो एक दिखाएगा कि 90 के एंगल पे बेसिकली ये प्राइस राइज हुआ है। तो अगर ये इस एंगल को ब्रीच करेगा, इस लाइन को ब्रीच करेगा, तो इट मीन्स जो मोमेंटम था जिसके वजह से बढ़ रहा था वो विजल आउट हो गया और आपको निकलना चाहिए। तो ट्रेंड लाइन बेसिकली एक काइंड ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस टूल, जो कि आपको अंदाजा देता है, बेटर अंदाजा देता है इन कंपैरिजन टू मूविंग एवरेजेस, अगर आपके स्टॉक में कोई प्राइस एक्शन बहुत शार्प या फिर एक बहुत कम टाइम में हुआ है। तो ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ट्रेंड लाइन भी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताता है, मूविंग एवरेजेस भी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन एक बेटर टूल है, एक अच्छा इंडिकेटर है जहाँ तक मूविंग एवरेज की बात है, स्पेशली उन केसेस में जब किसी शेयर या किसी इंडेक्स या किसी कमोडिटी में बहुत शार्प मूव्स आते हैं, बहुत छोटी अवधि में बहुत ऊपर या नीचे की ओर मूव आते हैं। तो उस केस में जो ट्रेंड लाइन है वो आपको फिर सपोर्ट या तो फिर रेजिस्टेंस ढूंढने में या आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा बेहतर मदद करते हैं एज कंपेयर टू मूविंग एवरेजेस। मैं सही समझाऊं सर? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सर आपने हमें प्राइस वॉल्यूम के बारे में भी बताया था कि प्राइस वॉल्यूम के बारे में भी देखना चाहिए। वॉल्यूम्स पे ऊपर अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस दे के समझा पाएँ कि वॉल्यूम्स कितने ज़्यादा मायने रखते हैं टेक्निकल एनालिसिस की जहाँ तक बात है, क्योंकि हम पास्ट का जो ट्रेंड है, जो पास्ट का जो प्राइस एक्शन है, उसके बेसिस पे जो फ्यूचर में कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का प्राइस एक्शन आगे देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए संदीप, जैसे मैंने बताया था कि प्राइस और वॉल्यूम दोनों का साथ होना जरूरी है। अगर साथ नहीं है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। और जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें कि एक स्टॉक जो कि काफी अच्छे मूव के बाद अब प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है, और अज्यूमिंग कि 80 का जोन था जहां से कि दोबारा से इसने छलांग लगाई थी 100 तक के लेवल के लिए। तो अगर ये 80 पे आता है जहां से इसने बहुत अच्छी रेंज दिखाई थी, और वहां पे वॉल्यूम्स आपको नहीं दिखते हैं आते हुए, मतलब रुकता है स्टॉक बट वॉल्यूम्स नहीं आते हैं, यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट नहीं होता है, इट मीन्स बायर्स कंफर्टेबल नहीं है उस प्राइस पे। उनको लगता है कि शायद ये लेवल इस बार नहीं टिकेगा। तो जिस भी क्रिटिकल लेवल पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे अगर आपको वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसको कॉशन की तरह ही ट्रेड करेंगे। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है बहुत सारे ट्रेडर्स पूछते हैं कि सर ब्रेकआउट आया बट वो फेल क्यों हो गया। क्यों? क्योंकि इसके लिए फेल हो गया क्योंकि जिस तरीके का प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम का जो पार्टिसिपेशन चाहिए था, जो लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए था, वो नहीं हुआ और उसकी वजह से फेलियर हुआ। तो पैटर्न फेलियर्स बेसिकली वॉल्यूम ना होने की वजह से ज्यादा होते हैं, कि जहाँ पे कि आप देखते हैं कि शायद उन लेवल्स पे इनको बाय करना जम नहीं रहा जिसने लास्ट टाइम पे उन्होंने देखा कि बाय किया था, बट उस तरीके की बाइंग आई नहीं। सिमिलरली शॉर्ट साइड पे भी। तो जब तक कि मेजर जो एरियाज हैं आपके रिवर्सल के, तो अगर वहां पे वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन नहीं है, तो इट मींस उस चीज को रिलाय करना उस ट्रेंड को, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो वॉल्यूम को बेसिकली आप इस तरीके से मान के चलिए, किसी भी ट्रेंड को कंफर्मेशन के लिए अगर वो कंटिन्यू करेगा, तेजी कंटिन्यू करेगी, तो मेजर ब्रेकआउट के बाद आपका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। सिमिलरली डिक्लाइनिंग में जब वो गिर रहा है, तो फिर जब भी नया शॉर्टिंग पाइवट फॉर्म हो, तो उस टाइम पे डिक्लाइन के टाइम पे बढ़ना चाहिए। तभी आप ट्रेंड का रिज्यूम होते हुए देखेंगे, कंटिन्यू होते हुए देखेंगे, अदरवाइज चांसेस ऑफ रिवर्सल वो आपको दिखते हैं। ठीक है, तो कोई भी ट्रेंड जब आप एनालाइज करते हैं प्राइस पैटर्न का, तो उस पर रिलाई करने के लिए उसके प्राइजेस के साथ साथ वॉल्यूम्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऊपर की ओर हो चाहे वो नीचे की ओर हो। तो उससे कहीं ना कहीं आप ये मान के चल सकते हैं कि जो ट्रेंड आप जिसे एनालाइज कर रहे हैं वो आगे चलते हुए बरकरार रहेगा या तो फिर नहीं रहेगा। अच्छा सर, आपसे बातचीत करते करते ही ये आपने एक टर्म यूज़ किया था ब्रेकआउट, और उसका जो ऑपोजिट है फिर ब्रेकडाउन, थोड़ा उसके बारे में समझा दीजिए। देखिए, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कुछ नहीं, जस्ट कि अज्यूमिंग एक कोई भी स्टॉक है जो कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेट्स से 80 से 100 के बीच में। तो अब अगर वो 100 के ऊपर जाता है तो हम उसको ब्रेकआउट कहते हैं, अगर वो 80 के नीचे आ जाएगा तो वो ब्रेकडाउन हो गया। तो ये बहुत सिंपल टर्म्स में कि एक रेंज का ईदर साइड ब्रेक, चाहे वो ऊपर जा रहा है तब, चाहे नीचे आ रहा है तब, इस तरीके से आप ब्रेकआउट और आपको उसको ब्रेकआउट को आप कहते हैं। ठीक है।
सर, जब हमने शुरुआत करी थी तो आपने कहा था कि सबसे पहले कोई फंडामेंटल्स देखता है, बैलेंस शीट पढ़ता है, उसकी एनालिसिस करता है, फिर उसके बाद उसके टेक्निकल एनालिसिस वाला जो मूव है उसकी ओर बढ़ता है। तो उस लिहाज से टेक्नो फंडा भी क्या कोई एक विद्या है या कोई एक मनगढ़ंत शब्द ही है? आपको क्या लगता है सर, क्या टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दो अलग अलग विद्याएं हैं सर? देखिए, टेक्निक अलग है, बट जैसे मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन में अगर आप यूज करते हैं तो आपके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं इन कंपैरिजन टू अगर आप आइसोलेशन में रहते हैं। तो जैसे कि अगर मैं ये भूलते हुए कि ये स्टॉक पेनी स्टॉक है, यहाँ पे चैलेंजेस हैं, और मैं उसमें अपना चार्ट रीडिंग करके और कुछ ना कुछ एनालाइज करने की कोशिश करूँ, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो एटलीस्ट एक बेसिक पैरामीटर्स तो आपको पता होने चाहिए कि हाँ यार कंपनी कैसी है, और अगर आप वो भी नहीं तो एटलीस्ट कम से कम लिक्विडिटी यहाँ पे होनी चाहिए, वॉल्यूम्स होने चाहिए। और बेटर है कि जितना आप थोड़ा सा और ऐड कंपनी के बारे में जान लें, कि एटलीस्ट अगर आप नहीं जानते हैं, आप टू स्टार्ट विद, अगर आप समझ रहे हैं कि आपने शुरुआत की है मार्केट में और आप ज्यादा इसको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में नहीं जानते हैं, कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं, तो जो टॉप 200 टॉप 100 उनमें ही आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करिए, बिकॉज वहां पे एक्सचेंजेस ने आपका काम आसान कर दिया है कि जो भी क्वालिटी कंपनीज हैं वो रेगुलर इंटरवल पे चर्न होती रहती हैं, और उनके बेसिस पे आपको एक ठीक ठाक से लिस्ट ऑफ स्टॉक, देखिए वहां पे भी चैलेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही स्टॉक जो 100 200 की लिस्ट में होंगे वो बहुत अच्छे होंगे या फिर फंडामेंटली बहुत साउंड होंगे। चैलेंजेस सब में आते हैं, बट चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग कंप्लीटली वो नहीं होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी रैंडम पेनी स्टॉक को उठा के जस्ट बिकॉज कि इसमें प्राइस एक्शन आ रहा है और आप उसमें बाय करना शुरू कर देते हैं, तो दैट्स नॉट द राइट स्ट्रेटजी। तो अगर आप ये बेसिक फंडामेंटल, एटलीस्ट की कंपनी क्या करती है, एक मार्केट कैप कितना है उसका, ये थोड़ी सी चीजें अगर आप अपने एनालिसिस में ऐड करते हैं तो आप एक बेटर रिजल्ट, एक कंसिस्टेंट रिजल्ट आई वुड रादर से। क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो देखिए, जब मार्केट तेज होती है तो सब चीजें चलती हैं, सब चाहे वो कचरा भी क्यों ना हो, वहां पे भी आप देखते हैं मुंह आते हुए। बट जब भी मार्केट एक फेज में आती है कि हाँ भाई अब हाई टाइम है कि क्वालिटी को केवल अप्रोच करना है, तब आप देखते हैं कि उन तरीके के स्टॉक्स में जब मार्केट बढ़ भी रही होती है वहां पे गिरावट आ रही होती है। तो थोड़ा सा अगर आप इन चीजों को, हाइजीन को ऐड कर लेंगे, तो वो आपका एक कंसिस्टेंसी बनाने में, लॉन्ग टर्म में आपको सस्टेन करने में मार्केट में इजी हो जाएगा। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हाइजीन की जहाँ तक बात है, अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आप ज़्यादा फंडामेंटल्स के ऊपर तवज्जो नहीं भी देते हैं तो कम से कम आप टॉप 100 या टॉप 200 जो कंपनीज हैं, क्योंकि वो फंडामेंटली अच्छी मानी जाती हैं, एक क्राइटेरिया सेट होता है, एक समय समय के बाद उसमें चेंजेस होते रहते हैं, इंडेक्स में सेमी एनुअल हो या तो फिर क्वार्टरली हो, वो चेंजेस होते रहते हैं, तो उस लिहाज से वो अच्छी कंपनियां होती हैं। तो फंडामेंटल्स का भी अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, और दोनों चीज़ों को आप साथ में लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो रिजल्ट्स आएंगे, जो रिटर्न्स आपके बनेंगे, वो शायद बेहतर साइड पे हो सकते हैं अगर आप टेक्निकल्स को और फंडामेंटल्स को एक साथ लेके चलते हैं। तो सर, हमने काफ़ी सारे इंडिकेटर्स की बात करी है, जिसमें आपने हमें RSI की बात करी, कुछ और भी मूविंग एवरेज हमें समझाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिसमें इचिमोकू, बॉलिंजर बैंड, MACD, ये थोड़ा इनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए कि ये क्या होते हैं, कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये। देखिए संदीप, जैसे मैं बता रहा था कि टू स्टार्ट विद, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं भी बहुत एक्सपेरिमेंट करता था बहुत सारे इंडिकेटर्स के, चाहे चाहे वो बॉलिंजर बैंड, चाहे इकोमोची चार्ट हो, चाहे वो MACD हो। आपको इंडिकेटर से ज्यादा आपको ये चीज कंफर्म होनी चाहिए कि आपका टाइम होराइजन क्या है। आप डे ट्रेडर हैं, आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए, जैसे जस्ट फॉर द एग्जांपल से कि जैसे बॉलिंजर बैंड उनके लिए हेल्पफुल है जो कि ढूंढते हैं कॉन्ट्रैक्शन, मींस जहां पे कि कंजेशन हुआ है प्राइस में, और उसके बाद फिर एक स्पर्ट, इधर साइड एक स्पर्ट देखने की पॉसिबिलिटी है। तो बॉलिंजर बैंड जब भी आप कंप्रेस हो जाएगा, एक बेसिकली बैंड होता है जो कि प्राइस एक्शन के दोनों साइड पे आपको दो लाइनें नजर आएंगी और एक मिडिल लाइन नजर आएगी जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन को इंडिकेट करता है। तो जब भी ये बैंड नैरो होता है, तो कुछ लोग इसको एक ट्रेडिंग टेक्निक की तरह भी यूज करते हैं कि जब भी वो बैंड कंप्रेस हो जाएगा उसके बाद इधर साइड जो मूव आएगा वो काफी शार्प होगा। तो वॉलेटिलिटी को बेसिकली आप ट्रेड करते हैं यूजिंग द बॉलिंजर बैंड। सिमिलरली इकोमोची चार्ट्स जो होते हैं वो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हैं कि ये जोन जो है वो रेजिस्टेंस का जोन है अगर प्राइस के ऊपर है, और उसके नीचे है, और अगर सिमिलरली वाइस वर्सा इन द केस ऑफ सपोर्ट।
और MACD इज लाइक सेम, जो मैंने बताया कि मूविंग एवरेजेस के कन्वर्जन डाइवर्जेंस के बारे में बताता है, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट लाइक रादर नोइंग मल्टीपल आपको जो इंडिकेटर्स, आपको पहले अपने ट्रेडिंग स्टाइल को डिफाइन करना पड़ेगा और उसके हिसाब से फिर आप चूज करेंगे, आप सर्च करेंगे कि भाई मैं पोजीशन ट्रेडिंग में हेल्प करने वाला इंडिकेटर कौन सा है, फिर आप उस इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, आपको जमता है वो कि भाई हाँ ये मेरे को हेल्प कर रहा है मेरे चीजों को ईज करने में। बाकी तो देखिए मेन तो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम ही है, ये सारी चीजें आपको कंफर्मेशन के लिए यूज होती हैं, चाहे चाहे मैं MACD की बात करूं, चाहे मैं RSI की बात करूं, ये केवल और केवल आपको कंफर्म करते हैं कि ट्रेंड में आपको बने रहना है या नहीं बने रहना है। बाकी सारा मेन काम प्राइस एक्शन का है और वॉल्यूम्स का है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप किसी MACD या किसी बॉलिंजर बैंड के ऊपर फोकस करें। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल जो है उसको आइडेंटिफाई करें कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं जब आप टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप डे ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं? तो अपना जो स्टाइल है पहले उसे आइडेंटिफाई कीजिए, और उसके बाद कई तरह के इंडिकेटर्स मौजूद हैं जो कि आपको कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसके बारे में फिर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले अपनी जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। अच्छा सर, हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत सारी बातचीत कर ली, थोड़ा बाजार के बारे में बताइए कि जो बाजार की दिशा है वो आपको फिलहाल कैसी नज़र आ रही है, अगर हम मध्यम या तो फिर लंबी अवधि के नज़रिए से देखें तो? हाँ, तो देखिए संदीप जी, जैसे एग्जाम्पल के टाइम पे ही मैंने बताया आपको कि अभी भी मार्केट में लोअर हाइज लोअर लोज फॉर्म हो रहे हैं, तो आई होप कि दर्शकों को भी इस चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी अब, कि जब तक कि 16,800 के लेवल जो कि हमने प्रीवियस हाई बनाया था इन दी मंथ ऑफ जून, जब तक हम उसको क्रॉस नहीं करते तब तक ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा, शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। तो बिल्कुल देखिए सिंपल है मार्केट को एनालाइज करना, ये होता है कि हम कॉम्प्लिकेट करते हैं चीजों को सो दैट कि ये बहुत ज्यादा वो लगे, बट सिंपलिसिटी के साथ अगर आप रीड करेंगे मार्केट को तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और खासतौर से आप एक्शन ले पाएंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मेरे हिसाब से तो देखिए 16,800 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो मार्केट में शॉर्ट टर्म रिवर्सल होगा ट्रेंड का, मार्केट आपको 17,400 तक के लेवल्स के लिए भी दिख जाएगी, शायद उससे हायर 17,600 के लेवल्स भी आपको देखने को मिले एज पर दी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो कि हमारा डेली चार्ट पे है। अगर आप टॉप पे जो तीनों हाईज हैं अगर उसको जोड़ देंगे एक लाइन के साथ तो आपको 17,600 17,800 तक के लेवल दिखाता है। तो बट फॉर टाइम भी मुझे लगता है 17,400 के लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये रिवर्स कब हो जाएगा? ये रिवर्स तब हो जाएगा जबकि प्रीवियस एरिया जहाँ पे कंसोलिडेट किया था निफ्टी ने करीब 16,200 250 के नीचे, फिर दोबारा से वहां पे आपको देखेंगे कि आप लैकलस्टर हो जाएगा बाजार, मींस डर हो जाएगा बाजार अगर आप 16,250 को पहले तोड़ देते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है मार्केट को 16,250 को होल्ड करना और 16,800 के ऊपर आप 17,400 तक के लिए वेट कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे सर ने हमें पहले भी बताया था हायर हाइज हायर लोज के बारे में, बहुत सिंपल रखिए वो कह रहे टेक्निकल एनालिसिस को। जो पिछला हाई था निफ्टी का जून महीने में जो बनाया था निफ्टी ने, वो 16,800 का था, वो लेवल आप पार होने देंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि एक शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं रिवर्स होता हुआ दिखेगा, यानी कि निफ्टी जो है वो तेज़ी के ट्रेंड में छोटी अवधि के लिहाज से फिर से आता हुआ दिखेगा। वहीं नीचे में अगर आप देखें तो 16,200 250 ये लेवल्स के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो फिर एक ट्रेंड नीचे की ओर रिवर्स होने के जो इंडिकेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं समझ आएगा हमें, तो फिर जो निफ्टी की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डल या तो फिर लैकलस्टर होती हुई नजर आ सकती है। अच्छा सर, ये तो ब्रॉडली मार्केट्स की बात हो गई। अब अगर कुछ स्टॉक्स जो आपको चार्ट्स में काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हों और आप हमें ये भी बता सकें वो कौन से चार्ट्स पे देख के हम हमें बता रहे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से? हाँ, तो देखिए संदीप जी, मैं दो चीजें करूंगा इसमें कि पहला तो सेक्टर कि जिस सेक्टर पे आपके फोकस होने चाहिए, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट रहता है एज अ इन्वेस्टर एज अ ट्रेडर कि जब भी मार्केट एक गिरावट के दौर के बाद निकले तो कहाँ पे आपका नजर फोकस होना चाहिए। तो देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्लियर है, शायद लोगों ने एनालाइज भी किया होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा, बट समझा नहीं क्योंकि कोई पास्ट का एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज के बारे में। जब भी मार्केट में एक गिरावट का दौर आता है एक तेजी के बाद, तो हमेशा हमेशा एक नए सेक्टर नए लीडर्स होते हैं। इस बार हमने उस तरीके की परफॉर्मेंस ऑटो और FMCG सेक्टर में देखी है। जब मार्केट का गिरावट का दौर भी था तब भी ऑटो इंडेक्स काफी पॉजिटिव तेजी दिखा रहा था। यहाँ पे कि M&M, मारुति, हीरो मोटोको, बजाज ऑटो, अक्रॉस द बोर्ड आपने बाइंग आते हुए देखी। उसमें से कुछ एक स्टॉक तो जैसे 40% तक के गेन्स भी दे चुके हैं, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई पे है। तो जो इस तरीके के इंडिकेशन होते हैं कि जो मार्केट की गिरावट के बावजूद भी जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो आप मान के चलिए आपका फोकस एरिया वही होना चाहिए कि जब भी मार्केट
नेक्स्ट टाइम ट्रेंड रिवर्स करेगी, जब यहाँ से मार्केट में इंडेक्स में तेजी आनी शुरू होगी हाँ। तो ये लीड करेंगे। तो आपका फोकस एरिया एक नैरो हो गया कि जो पहले ही लीड कर रहे हैं उनमें स्ट्रेंथ बनी रहेगी। आपको वो नहीं आइडेंटिफाई करना है कि जो कि चले नहीं है, बिल्कुल 52 वीक लो पे है, हम उसमें से कुछ निकाल के लेंगे। वो एक्चुअली में मार्केट उस तरीके से नहीं देखता है। मार्केट हमेशा जो अच्छा कर रहा है उसी को ही अप्रोच करता है। तो ऑटो, एफएमसीजी, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, ये तो बहुत क्लियर नजर आ ही रहे हैं। साथ ही साथ कुछ एक थीम्स जैसे कि हम कभी कभार देखते हैं कि केमिकल्स में काफी अच्छा इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए एक अच्छी करेक्शन के बाद, और या फिर आप कुछ एक रियलिटी काउंटर्स हैं जहां पे कि आप काफी अच्छा इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। तो ब्रॉडली आपको इन 4-5 थीम्स पे फोकस करना है। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म की मैं अगर बात करूं तो आपका फोकस एरिया यही होना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ चेंज होगा इन द थीम देन अभी तक तो यही इंडिकेशन है कि ये सारे सेक्टर्स आपको लीड करते हुए नजर आएंगे। स्टॉक्स की बात करें तो देखिए स्टॉक्स में लीडर्स के साथ रही है मारुति, एमएनएम, ये अभी भी अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही है और यहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। ये कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसके लिए प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर लीजिएगा। और सिमिलरली अगर मैं एफएमसीजी स्पेस में बात करूं तो आईटीसी काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब वो ऑलमोस्ट अपने रिकॉर्ड हाइस के पास आ चुका है। तो वहां मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। सिमिलरली एचयूएल, डाबर, यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है एज पर वीकली और मंथली चार्ट्स। मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म पे ज्यादा फोकस करता नहीं हूँ, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आप नॉइज को प्ले कर रहे होते हैं, बिकॉज कि एवरी डे आप कुछ डेवलपमेंट होते हुए नहीं देखते हैं, जस्ट एक नॉइज होती है जिसको आप देख रहे होते हैं चार्ट में डेवलप होते हुए। तो अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो आपको लंबी अवधि की चार्ट देखनी चाहिए। वीकली मंथली आप उस पर फोकस करें, ना कि डेली और इंट्राडे पे। ठीक है, तो वीकली और मंथली चार्ट्स पे आप फोकस करें। अगर आप मीडियम टू लॉन्गर टर्म का नज़रिया बाजार पे लेके चल रहे हैं, कुछ सेक्टर्स पहले आइडेंटिफाई कीजिए। इसमें हमें ऑटो की बात बताई गई, एफएमसीजी, बैंकिंग, केमिकल्स, रियलिटी, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई आपको करने चाहिए जो कि खराब बाजार में भी, कमज़ोर बाजार में भी, जिन्होंने अपनी लीडरशिप पोजीशन इंटैक्ट करी है। जब इंडेक्स में फिर बाद में तेज़ी आएगी, यही स्टॉक्स हैं जो शायद लीड करते हुए दिखेंगे। और उसमें कुछ नाम हमें बताए भी हैं अजीत सर ने, जिसमें एमएनएम है, मारुति, आईटीसी, एचयूएल, डाबर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं लॉन्गर टर्म के लिए, यानी कि वीकली और मंथली चार्ट के लिहाज से। अजीत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो खास श्रृंखला है हमारी मनी मास्टर, उसमें आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बहुत ही आसान तरीके से टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझाने के लिए। शुक्रिया संदीप। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी ये जो खास पेशकश है उससे दर्शकों को उनकी जो समझ है और सहज बनाने में हमारी जो श्रृंखला है मनी मास्टर, उससे उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी। और आज के लिए बस इतना ही। एक और एक्सपर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी मनी मास्टर के अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।